क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट? बढ़ती हुई जो बेरोजगारी होती है वो हमें क्या दर्शाती है? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, जो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है माने कि बेरोजगारी है, वो हमें दर्शाती है गिरती हुई हमारी इकोनॉमी को, मतलब डिप्रेशन इकोनॉमी। मतलब अगर हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी तो इकोनॉमी जो है वो नीचे की ओर गिरती है। जाहिर सी बात है, लोग अगर ज़्यादा रहने लगेंगे तो इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती है। इसी के साथ साथ अगर ऐसी जगह पर लोग रिसोर्स की तरह इस्तेमाल ना किए जाए, माने कि अगर लोग अपना सही से इस्तेमाल ना करें, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल कर जो वो अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छा हो वो खुद एक रिसोर्स है, जितना वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लोग रिसोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं होते तो इससे लोग हमारी इकोनॉमी पे लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, बढ़ती हुई बेरोजगारी से हमें क्या पता चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच सेक्टर डू वी नोटिस डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट? कौन सा वो सेक्टर है जिसके अंदर हमें डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और मैंने आपको इसका उदाहरण भी दिया था, तो भी मैंने आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का ही उदाहरण लिया। तो याद रखिएगा, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज इन इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2011? माने कि सन 1951 से लेकर 2011 तक भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना बढ़ी है? तो बच्चे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता है, लोगों के जीने की जो जिंदगी होती है ना, जो टाइम पीरियड होता है उनका, उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर साफ दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर बात करें 1951 की, तो 1951 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 ईयर थी, और वहीं बात करें 2001 में तो 64 साल थी। मतलब देखो 1951 से लेकर 2001 तक के सफ़र में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। इसी के साथ साथ 2011 में आप देख सकते हो वो 70 साल हो गई है, और अभी चल रहा है 2024। और अगर आप 2024 लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करोगे तो ऑब्वियसली 70+ से ऊपर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन द टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द रूरल इंडिया? बच्चे भारत के गांव वाले इलाकों में कौन से दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात करें भारत के रूरल एरिया की, माने कि गांव वाले इलाकों की, तो गांव वाले इलाकों में दो प्रकार की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पहला है बच्चों आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है बच्चों आपका डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और मैंने आपको ये दोनों के दोनों अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट? आपको बर्थ रेट और डेथ रेट को मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं दोनों। बच्चे पहले मैं आपको समझाता हूँ बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है बच्चे, हम ना एक पर्टिकुलर पीरियड लेते हैं, ठीक है। आपका कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया, जैसे कि हमने 1 साल ले लिया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे हमने ले लिया आपका 1 ईयर, 1 ईयर में हमने 1000 लोग ले लिए, ध्यान से सुनिएगा। अब इन 1000 लोगों में 1 साल के समय के अंदर अंदर इन 1000 लोगों में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, इसे कहते हैं आपका बर्थ रेट। निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके सामने साफ बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। नीचे आता है एवरेज पॉपुलेशन इन द ईयर, साल की पॉपुलेशन कितनी है। ऊपर आता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर, कितने बच्चों ने जन्म लिया, और उसे इनटू करते हैं 1000 से। याद रखना मैंने आपको क्या बोला है, 1 साल के अंदर 1000 लोगों में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी संख्या को, मान लो अगर 1000 में 7 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 7 है आपका बर्थ रेट। जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसको बर्थ रेट कहते हैं। अब मैं बच्चों आपको सेम इसी की तरह है आपका डेथ रेट, मैं आपको डेथ रेट समझाता हूँ। डेथ रेट का भी बच्चों सेम है। आपको एक पर्टिकुलर 1 ईयर का टाइम पीरियड लेना है एग्जाम्पल के लिए, और आपने 1000 लोग ले लिए। अब इन 1000 लोगों के अंदर 1 साल में जितने भी लोग मरे होंगे उनकी संख्या को कहते हैं डेथ रेट। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने 1000 लोग ले लिए और 1 साल का टाइम ले लिया। अब 1 साल बाद मैंने ऐसा देखा 1000 लोगों में मेरे 12 लोगों की डेथ हुई है, तो 12 आपका डेथ रेट होगा। और इसे निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ पर देखिए, मैंने सामने यहाँ पे लिख रखा है आपके सामने। यहाँ पर नीचे आएगी टोटल पॉपुलेशन, जो सालाना की टोटल पॉपुलेशन थी। ऊपर आएगी उन लोगों की संख्या, यहाँ पर ऊपर आएगी उन लोगों की संख्या जो आपके मर गए हैं, और इनटू में 1000। इस तरीके से आप लोग डेथ रेट निकाल भी सकते हो, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द लिटरेसी रेट एज पर सेंसस ईयर 2011? माने कि जो 2011 में भारत में सेंसस हुआ था उसके आधार पे भारत का लिटरेसी रेट कितना था या कितना है? तो बच्चे मैं आपको बताऊं,
सेंसस जो हुआ था ना हमारे भारत में 2011 में, सेंसस एक सर्वे होता है जो हर 10 साल में हमारे देश की सरकार करवाती है, ठीक है। जो पहला भी रिसेंटली जैसे 2011 में जो सर्वे हुआ है सेंसस, उसके अकॉर्डिंग हमारे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 74.04%। लिटरेसी का मतलब हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे में आते हैं। अब लिटरेसी की भी एक अलग डेफिनेशन है, कभी अच्छे से फुर्सत पे समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, लॉन्ग आंसर का हमारा पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू एजुकेशन एंड हेल्थ कंट्रीब्यूट टू अ चाइल्ड्स ग्रोथ। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों किस तरीके से एक बच्चे के विकास में मदद करते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हमें एक बच्चे की ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों को बच्चों की हेल्थ पे और शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यही इसका एक उदाहरण लेते हुए समझाता हूँ। जो हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड पेरेंट हैं, पढ़े लिखे पेरेंट जो है ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे की एजुकेशन का महत्व। इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चे की शिक्षा पे, बच्चे की हेल्थ पे, जिससे कि क्या होता है, वो इसके साथ साथ भाई वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चे की एजुकेशन में, क्या हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े, और साथ ही साथ वो उसकी हेल्थ के लिए और हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पढ़े लिखे पेरेंट्स हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे सैनिटाइज़र रखना घर पे, अगर बच्चा प्लेग्राउंड से खेल कर आया तो उसके हाथ को सैनिटाइज करवाना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। एजुकेटेड पेरेंट अपने बच्चों के हाइजीन का भी मेंटेन रखते हैं, मतलब कि साफ़ सफाई का, और यही कारण होता है कि उनके बच्चे आगे जाके पढ़ लिख लेते हैं और हमारे जाकर देश के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो कल को आगे आके सक्सेस पाएंगे, और अगर हमारे देश के बच्चे सारे सक्सेस पाएंगे, इसका मतलब देश सक्सेस पाएगा, और देश सक्सेस होगा। इससे क्या हुआ, देखो पेरेंट्स ने बच्चों पे इन्वेस्ट किया, बच्चों पे पैसे लगाया, बदले में उन्हें अच्छे रिटर्न्स भी तो मिल रहे हैं। उनका बच्चा सक्सेस होकर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है और वो एक अच्छी अर्निंग कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हेल्थ हो गया और एजुकेशन हो गया, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों की हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन पे भी। हेल्थ अगर सही रहेगी तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, और एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो बच्चा आगे जाकर कुछ अपने लिए कुछ कर पाएगा फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 2, What measures have been taken by the government to spread education and skills among boys and girls? वो कौन से फैसले हैं जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं ताकि शिक्षा और स्किल्स को बढ़ाया जा सके। शिक्षा को भी प्रमोट करना, स्किल को भी प्रमोट करना, लड़के लड़कियों दोनों में। तो देखते हैं हमारी भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे कि शिक्षा और स्किल दोनों के दोनों लड़के और लड़कियों में बढ़े। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे भारत का जो कानून है उसका एक प्रावधान है बच्चे, माने कि हमारा एक प्रोविज़न है, प्रावधान है। तो प्रावधान के तहत क्या है बच्चे, हर किसी बच्चे को पढ़ने का बराबरी का अधिकार मिला जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा ताकि हर बच्चा पढ़ सके। इसके अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको और भी ज़्यादा अच्छा किया जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा बेस है, किसी भी शिक्षा का बेस होता है एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हमारे बचपन की शिक्षा अच्छी होगी तब जाकर हम आगे भी बेहतरीन शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारी भारत की सरकार ने नवोदय विद्यालय हर जिले में खोले हुए हैं ताकि यहाँ से नवोदय विद्यालय से पढ़कर बच्चे अपने आप को डेवलप कर पाएँ। और इन विद्यालय में आपकी कोई भी फीस नहीं लगती, इनका एंट्रेंस टाइप होता है, अगर आप क्रैक करते हो आप इसमें पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होता है, बच्चों को ना एक सुविधा मिल जाती है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं अच्छे स्कूल पे, उन पे पैसे नहीं है, तो नवोदय विद्यालय खोले हुए हैं, आप वहां जाकर अपना एंट्रेंस क्रैक करके आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी शिक्षा को बढ़ावा देना ही है ना बच्चे। इसी के साथ साथ बच्चे, हमारी सरकार ने वोकेशनल कोर्स खोले हुए हैं ताकि स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद अगर बच्चा अपने स्किल पे वर्क करना चाहे, मान लीजिए मैंने अपना हाई स्कूल पास किया है और मैं बनना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए, मैंने अपना हाई स्कूल पास किया और मैं ना अपना मतलब लगा लो मैं वेटरनरी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखो ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अपना वेटरनरी के अंदर अपने आप को, मेरा शौक है जानवरों से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बच्चे अब हाई स्कूल के बाद अगर मैं अपने स्किल पे वर्क करना चाहता हूं तो मेरे पास वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स की वजह से मैं अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने स्किल पे भी वर्क कर सकता हूं। जिस चीज़ में मेरी रुचि है, जिस चीज़ में मेरा हुनर है, मैं उस पर वर्क करके अपने आप को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें हमारी भारत सरकार ने किया है, लड़के और लड़की दोनों के लिए किया है, ताकि वो शिक्षा को भी प्रमोट करे सरकार बच्चों के लिए और साथ ही साथ उनके स्किल को भी बढ़ावा दे। ये जो मैंने वोकेशनल बताया ना, ये स्किल को बढ़ाने के लिए बच्चों।